Hello students, welcome to SD Learning. So today we are going to discuss about the third lecture of rotational dynamics. In the last lecture, we already discussed about the centripetal force. We have discussed about some formula of the centripetal force. We have done one numerical there. We have done the basic things. Okay, and so means we have also discussed about the centripetal force and the examples of the centripetal force. The electron revolving around the nucleus and the earth revolving around the sun, vehicle turning on a curved road on a circular track. So here is also one topic, centrifugal force. Here now we are going to discuss about the centrifugal force. Okay, this is exactly opposite to the centripetal force. Acha, centripetal force was the real force. Centripetal force was the real force and which is directed towards the center of the circle. Centripetal force towards the center of the circle था. सो यहाँ पर अभी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सेंट्रीपीटल को बैलेंस करने के लिए काम आएगा. सेंट्रीपीटल फोर्स का फॉर्मूला था mv²/r एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए पार्टिकल फॉर मेकिंग ए पार्टिकल टू परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन. वी हैव डिस्कस ऑल दिस ओके इन द लास्ट लेक्चर. सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. मैंने एक यूसीएम का डायग्राम बनाया, मैंने आपको लास्ट लेक्चर और भी बताया था. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन, दोनों का फॉर्मूला डिस्कस किया था. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आर अल्फा, ए रेडियल का फॉर्मूला डिस्कस किया था आपके साथ v²/r. ओके, ए टेंजेंशियल क्या काम था, ए रेडियल का क्या काम था. ए टेंजेंशियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड ए रेडियल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल. तो अलग अलग सब एक्सेलरेशन का काम था, टेंजेंशियल का, रेडियल का, प्रॉपर ना. फिर मैंने आपको बताया था इज यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट. तो UCM accelerated motion or not, what was that? UCM is an accelerated motion because the direction of velocity was continuously changing at every point. So that's why A का फॉर्मूला क्या होता है in vector quantity, rate of change of velocity था. So if velocity is changing, direction of velocity is changing means velocity is changing and rate of change of velocity को क्या बोलते थे? Acceleration. Acceleration है means it is an accelerated motion. Okay. We have discussed already all that thing. So now here we are going to discuss about the centrifugal force. ये one UCM का मैंने डायग्राम बनाया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, ध्यान दो इस पे. ये पॉइंट पे पार्टिकल है, उसका वेलोसिटी मैंने टेंजेंशियल वेलोसिटी vt दे दी, आपको दिख रहा है. टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला r ओमेगा था. पार्टिकल इस पॉइंट पे गया, उसका वेलोसिटी दिया है मैंने v से, प्रॉपर ना. v से इधर पे वेलोसिटी दिया, यहां पर वेलोसिटी दिया है, ऐसे ऐसे हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी रहेगा. दैट विल बी r ओमेगा r ओमेगा r ओमेगा r ओमेगा. एट एवरी पॉइंट द टेंजेंशियल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी r ओमेगा. ओके, सो हियर इन द टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हाट इज एक्टिंग? टेंशन. अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स एक एग्जैक्टली फोर्स नहीं था. सेंट्रीपिटल फोर्स एक रोल है विच इज प्लेड बाय द डिफरेंट फोर्सेस इन डिफरेंट सिस्टम. लाइक in earth and sun, gravitational force was providing the centripetal force. Between nucleus and electron, electrostatic force was providing the centripetal force. Between vehicle and road, friction was providing the centripetal force. And between stone and that string, who was providing the centripetal force? Tension was providing the centripetal force. ये ऑलरेडी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं सब इसके बारे में, चारों एग्जांपल्स आपको अच्छे से डिटेल में लास्ट टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था. अच्छा, सेंट्रीपिटल, देयर वाज वन क्वेश्चन. सेंट्रीपिटल फोर्स को समझने के लिए इन विच फ्रेम यू हैव टू बी? इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यू हैव टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. दिस इज द पंच पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर दिस. यू हैव टू बी इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मैंने आपको बोला था अगर आप इलेक्ट्रॉन के अंदर बैठ के देखोगे यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि आप एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर आ गए. तो आप मींस एक्सेलरेटर में चले गए, मींस आप नॉन इनर्शियल में चले गए. सो यू हैव टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर गेटिंग द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. टेंशन का डायरेक्शन अंदर एंड टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोन और विच इज रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन. ओके, सो यहां पर दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे टेंशन अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है, टेंशन का डायरेक्शन और सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन. इस पॉइंट पे क्या है तो अंदर टेंशन और सेंट्रीपिटल दोनों अंदर एक्ट कर रहा है. टेंशन इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स.
ओके, मैंने यहां पर एक ए है, एक ए नाम का एक बंदा है, इज ऑब्जर्विंग द होल यूसीएम प्रोसेस, वो पूरा होल यूसीएम प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, सो हियर इज ए इस प्रोसेस को टोटली ऑब्जर्व कर रहा है. यूसीएम जो पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है इसको ए टोटली ऑब्जर्व कर रहा है. अच्छा, ए इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ए इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, रेस्ट पे है, तो इट इज ऑब्जर्विंग द होल प्रोसेस, मींस इट इज इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ए के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को अगर एक्सप्लेन करना है, ए के अकॉर्डिंग, याद रखो ए के अकॉर्डिंग अगर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, तो हियर टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो मैंने लिखा टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड टी इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर. ओके, टेंशन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, और यहां पर लिख दिया मैंने सेंट्रीपिटल लिखा हुआ, सेंट्रीफ्यूगल नहीं, सेंट्रीपिटल ही लिख रहा हूं. सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर, ये ऑलरेडी हमने डिराइव किया. एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज ए रियल फोर्स. सो ये एक प्रोसेस हो गया. सेकेंड प्रोसेस में अभी ध्यान दो, ये स्ट्रिंग में ये स्टोन है, यहां पर ये पॉइंट पे ये स्टोन है, और इसके थोड़े पहले पॉइंट पे सपोज ना आप बैठे हो, या सपोज कोई एक स्मॉल बॉय बैठा है, सपोज एक कोई स्मॉल बॉय बैठा है. सो हियर ए बॉय इज ऑन द रोप, ही इज नियर टू द स्टोन. एक बॉय ये रोप पे बैठा है, सपोज एक बॉय रोप के ऊपर बैठा है, इज नियर टू द स्टोन and he is observing the stone. According to him, what the stone is accelerating or not. जैसे मैंने आपको बोला था आप इलेक्ट्रॉन के अंदर बैठ जाओ और ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है आपके अकॉर्डिंग और नॉट. जब आप इलेक्ट्रॉन के अंदर बैठे, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग ना, आपको ऐसा फील ही नहीं आएगा. जब आप इलेक्ट्रॉन के अंदर हो तो आपको फील ही नहीं आएगा कि एक्सेलरेट हो रहा है. जैसे देखो आप यहां पर ये रोप पे, ये स्ट्रिंग में ये बंदा मैंने बनाया, इसका नाम बी है, ये बॉय है, छोटा बॉय, इसका नाम बी है, और ये स्टोन को ऑब्जर्व कर रहे थे. अकॉर्डिंग टू बी, स्टोन इज एक्सेलरेटिंग और नॉट, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. आई विल गिव वन एग्जांपल, लिसन. सपोज आप ट्रेन में हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, विंडो सीट पे बैठे हो और विंडो से बाहर देख रहे हो, ट्रेन सडनली स्टार्ट हो गई. तो जो प्लेटफॉर्म से आपको देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेन धीरे धीरे एक्सेलरेट करने जा रही है, धीरे एक्सेलरेट करते जा रही है. पर ए पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, अकॉर्डिंग टू हिम you are accelerating or not na, according to him you are not accelerating, you both are in rest, means net relative motion और net relative acceleration आपके जो सामने बैठा है, आपके जो सामने आदमी बैठा है उसके अकॉर्डिंगली आप दोनों के बीच में कोई नेट रिलेटिव मोशन, नेट रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है. पर जो बाहर बैठा है who is in inertial frame of reference, उसके लग रहा है कि हाँ आप लोग जनरली एक्सेलरेट कर रहे हो, आप लोग एक्सेलरेटेड मोशन में हो प्रॉपर. तो इन द सेम वे बॉय है यहां पर, ये अगर स्टोन को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये भी बॉय भी स्टोन के साथ साथ आगे चलते आएगा ना, स्टोन यहां पर आ जाएगा, देखो स्टोन यहां पर आ जाएगा टाइम टी पे, तो बॉय भी यहां पर आ जाएगा, स्टोन यहां आ जाएगा, तो बॉय और स्टोन का पोजीशन एक साथ चेंज हो रहा है. तो दे बोथ आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट विथ रिस्पेक्ट टू, उन्हें फील नहीं हो पाएगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू उन्हें समझ नहीं आएगा, उन्हें लगेगा कि हाँ दोनों रेस्ट पे ही है प्रॉपर. तो अकॉर्डिंग टू बी अगर मुझे नेट टेंशन निकालना, देखो अकॉर्डिंग टू बी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, वेट. सो अकॉर्डिंग टू बी अगर हम इसका डायग्राम, इसका कंसेप्ट, इसका जो भी फोर्स है वो पढ़े अकॉर्डिंग टू बी, तो अकॉर्डिंग टू बी टेंशन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, एफ नेट फोर्स. टेंशन जो है यहां पर एफ नेट फोर्स है, ठीक है. एफ नेट, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऐसे लिख सकता हूं m into acceleration, net acceleration लिखा. अच्छा, what is the net acceleration between B and stone? What is the net acceleration between boy B and stone? कितना net acceleration है, 0, because वो दोनों को फील ही नहीं आएगा कि, जैसे आपको मैंने अभी ट्रेन का एग्जांपल दिया, ट्रेन आपके सामने जो बैठा है आपको फील नहीं आएगा ना कि वो बहुत फास्ट भाग रहा है और आप स्लो जा रहे हो, या बहुत फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है, आपको लगेगा वो भी रेस्ट पे, आप भी रेस्ट पे हो. तो इन द सेम वे हियर द बॉय एंड द स्टोन both will be like they both are rest. So net acceleration, what will be the net acceleration in this process? According to B, the net acceleration will be 0. So F टेंशन जो है F net प्रोवाइड कर रहा है, यहां पर भी मैंने सेम लिखा था, टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था. तो यहां पर टेंशन का जो F net निकालना, नेट फोर्स कितना है जो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है,
तो F का फॉर्मूला मैंने m इंटू ए नेट लिखा और नेट एक्सेलरेशन कितना है 0. तो व्हाट विल बी द टेंशन 0. लिसन ना केयरफुली, स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है ये. ए नेट 0 पुट कर दिया हूं मैंने, ध्यान दो. ठीक है, टेंशन कितना आ गया 0. क्या टेंशन 0 है? टेल मी, टेंशन इज 0. अगर टेंशन 0 होता तो ये स्ट्रिंग लूज हो जाता, स्लैकेंड हो जाता, तो जो ये स्टोन है वो सर्कुलर मोशन ही नहीं परफॉर्म कर रहा है. और टेंशन रहेगा तभी तो कुछ फोर्स आएगा. कोई चीज को स्ट्रेस करोगे तभी टेंशन आएगा, और टेंशन आएगा तभी फोर्स आएगा. प्रॉपर ना? तो ये क्या बता रहा है? अकॉर्डिंग टू बी आंसर क्या आ रहा है हमको कि टेंशन 0 है. तो कौन राइट है? ए राइट है या बी राइट है? ए राइट है ना. यू हैव टू ऑब्जर्व इन द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सेंट्रीपिटल फोर्स को आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्व करना पड़ेगा. सो यहां पर अकॉर्डिंग टू बी क्या आया? टेंशन 0 है. दिस इज रॉन्ग. रिमेंबर दिस, ये रॉन्ग है पूरा. ये जो आपने कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू बी को लग रहा है कि हम लोग एक्सेलरेट ही नहीं हो रहे, पर दे आर एक्सेलरेटिंग ना, बिकॉज यूसीएम इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. तो अकॉर्डिंग टू बी टेंशन 0 है. सो इन द 11th standard we have already studied about the law of motion chapter that we have already discussed कि जब भी न्यूटन लॉ नहीं फॉलो होगा, जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉ नहीं फॉलो होगा, देयर वाज वन कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड दैट फोर्स, इन दैट कंसेप्ट द सूडो फोर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. जहां भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और जहां पर न्यूटन का लॉ नहीं फॉलो होगा, वहां पर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सूडो फोर्स. सो एट दिस पॉइंट आई एम अप्लाइंग ए सूडो फोर्स. देयर इज वन फोर्स आई एम अप्लाइंग. उस सूडो, उसका नाम, उस फोर्स का नाम दे दिया मैंने सूडो फोर्स. स्टोन को सेंट्रीपिटल अंदर खींच रहा है, तो अंदर की तरफ रेडियली इनवर्ड खींच रहा है सेंट्रीपिटल, तो मैंने यहां पर एक फोर्स अप्लाई किया रेडियली आउटवर्ड, और उस फोर्स को नाम दिया सूडो फोर्स. ये आपने ऑलरेडी लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा रहेगा. जहां पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जहां पर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, वहां पर न्यूटन लॉ नहीं फॉलो होता, और वहां पर हमें उसको एडजस्ट करने के लिए, न्यूटन लॉ को प्रॉपर करने के लिए सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. और सूडो फोर्स का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सूडो फोर्स? ma. प्रॉपर m लिखा मैंने ऐसी, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड. a का फॉर्मूला था v²/r, और 3 फॉर्मूले थे जो मैंने आपको पीछे लिख के दिए थे. सो सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? ma. तो a के बदले मैंने v²/r लिख दिया, तो टोटल ही आ गया. अब नाउ सी, अकॉर्डिंग टू a एंड अकॉर्डिंग टू b, सूडो फोर्स अप्लाई करने के बाद देखो क्या फॉर्मूला है? mv²/r. सो, और इज दिस सूडो फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस सूडो फोर्स को नाम दिया गया, एक बहुत स्पेशल नाम दिया गया सूडो फोर्स को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखो अब ये दोनों फोर्स बराबर है. सेंट्रीपिटल जो अंदर की तरफ आ रहा था mv²/r, जो टेंशन प्रोवाइड कर रहा है, और सूडो फोर्स विच इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों फोर्स सेम, mv²/r mv²/r. तभी ये नेट, तभी ये अंदर भी नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं जाएगा. नेट ऐसे ऐसे इसके ऊपर घूमते जाएगा. हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ रहेगा और सेंट्रीफ्यूगल बाहर, सेंट्रीपिटल अंदर, सेंट्रीफ्यूगल बाहर. इट इज लाइक इन टग ऑफ वॉर ना. सपोज दोनों साइड है, 5-5 लोग हैं सेम स्ट्रेंथ के, और दोनों वो रोप को खींच रहे. व्हाट विल हैपन? वेयर द रोप विल गो, वेयर द रिजल्टेंट विल गो. हाँ, वेयर द रिजल्टेंट विल, कौन सा साइड रस्सी चले जाएगा? कोई भी साइड ना, क्योंकि दोनों साइड अगर फोर्स सेम है, दोनों साइड अगर फोर्स यहां से भी 100 न्यूटन और यहां से भी फोर्स 100 न्यूटन है टग ऑफ वॉर में, तो वेयर द रिजल्टेंट विल गो, वेयर दैट रोप विल गो, नोवेयर ना, वो बीच में रह जाएगा. सो इन द सेम वे सेंट्रीपिटल फोर्स का भी मैग्नीट्यूड सेम है mv²/r, और सेंट्रीफ्यूगल का भी मैग्नीट्यूड सेम है mv²/r. दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं, दिस बोथ आर कॉल्ड द बैलेंस फोर्स. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस? सेंट्रीपिटल इज ए रियल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल इज ए सूडो फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल कैसा फोर्स है? सूडो फोर्स. प्रॉपर ना. सेंट्रीपिटल रियल फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल सूडो फोर्स. इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर. अगर वेक्टर में दिखाना है तो आप इसको -mv²/r लिख दो, क्योंकि अंदर की तरफ है ना सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीफ्यूगल को दिखाना है तो आप +mv²/r लिख दोगे. प्रॉपर है कि नहीं? सूडो फोर्स का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं? सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स is an pseudo force and is a force which is along the radius and away from the center of the circle, which is along the radius and away from the center of the circle. और ये both balance force, ताकि एक साइड का अगर फोर्स रहता ना तो गिर जाता अंदर. समझ में आ रहा है? अर्थ घूम रहा है, उसको अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं बैलेंस करेगा तो वो गिर जाएगा अंदर. इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सेंट्रीपिटल तो है पर सेंट्रीफ्यूगल भी है,
दोनों फोर्स काम करेंगे तब ये सरकमफरेंस पे घूमता जाएगा एंड इसका वर्क डन कितना होता है? इन द लास्ट लेक्चर में डिस्कस, वर्क डन इन यूसीएम इज ऑलवेज जीरो। जो भी नेचर में चीजें हैं ना, जैसे अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, मून रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, दिस ऑल आर यूसीएम, दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ यूसीएम एंड द वर्क डन इन यूसीएम इज ऑलवेज जीरो। अगर वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता रहेगा तो ये थक के गिर जाएगा। इन द लास्ट लेक्चर आई हैव ऑलरेडी सेड यू अबाउट दिस, प्रॉपर ना। सो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो कैसा है? along the radius and away from the center of the circle, और pseudo force का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया ना। there is one question, listen it carefully. Suppose यहाँ पर B बैठा है रोप के ऊपर और ये स्टोन है। सपोज ना इनके बीच में, स्टोन और B के बीच में रोप कट जाए, ये टूट जाए, घूमते टाइम बहुत फास्ट घूम रहा है, स्टोन और B के बीच में रोप टूट जाए। Tell me, according to A, what will be the direction of the stone? According to A, what will be the direction of stone? A को लगेगा कि स्टोन ऐसे टेंजेंशियली फ्लो हो गया, ऐसे। A को लगेगा कि स्टोन ऐसे टेंजेंशियली फ्लो हो गया, टूटा ना जब रस्सी, तो ऐसे देखो आप ऐसे घुमाते हो स्टोन, ऐसे छोड़ देते हो ना, ऐसे टेंजेंशियली जाता है, देखा रहेगा ना। ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो स्टोन को बांध के स्ट्रिंग में, ऐसे छोड़ दो आप कोई भी पॉइंट पे, ऐसे टेंजेंशियली जाएगा, ऐसे घूमते हुए नहीं जाएगा, एक तरफ टेंजेंशियली चले जाएगा। तो A को लगेगा कि स्टोन टेंजेंशियली मूव हो गया। इफ द स्ट्रिंग इज कटेड बिटवीन B एंड स्टोन, if the string breaks between B and stone, A will feel that stone A has possessed the stone A has performed the linear motion or tangential motion. But what will be the direction of stone according to B? According to boy B, what will be the direction of stone? Tell me. It will be radially outward. इसको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बाहर की तरफ चला गया, क्योंकि ये दोनों साथ में है ना। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों साथ में है ना। सपोज आप और वो ट्रेन के सामने, फ्रंट वाले आपके सामने सीट पे बैठा है कोई, और ट्रेन ये बीच में से आप दोनों के टूट जाए, ट्रेन बीच में से टूट जाए, आपको लगेगा ना कि वो आपके सीधा सीधा स्ट्रेट आगे जाते जा रहा है, बराबर। अगर बीच में से ही टूट जाए, आप दोनों के बीच में से टूट जाए, आपको लगेगा कि वो सीधा सीधा आगे जाते जा रहे हैं और आप थोड़ा थोड़ा पीछे होते होंगे। तो वैसे ही हियर बी को लगेगा कि स्टोन रेडियली आउटवर्ड चला गया, और रियली स्टोन रेडियली आउटवर्ड जा रहा है। ए को ऐसा लगता है कि वो टेंजेंशियली जा रहा है, और रेडियली आउटवर्ड स्टोन को कौन लेके जा रहा है? Who is taking the stone radially outward? Pseudo force, because pseudo force is acting na, that is the centrifugal force. Centrifugal force इसको बाहर लेके चले जाएगा। But A will feel that stone is performing the linear motion or tangential motion. But B will observe that stone has gone radially outward. Stone ने radially outward motion perform किया। Getting or not the concept? Pseudo force का और भी example आप feel कर सकते हो। Like बस है, बस देखो जब भी लेफ्ट टर्न लेती है आपको राइट का जर्क फील होता है, राइट का जर्क फील होता है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स। एवरीवन विल से बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स। वो एग्जैक्टली वहां पर इनर्शिया रोल प्ले करता रहता है। ठीक है, आपको इनर्शिया भी रोटेशनल में पढ़ाया जाएगा कि रोटेशनल में प्रॉपरली इनर्शिया को पढ़ाया जाएगा। आपको बेसिक्स रहा रहेगा 11 में, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द इनर्शिया। इनर्शिया मीन्स रेजिस्ट टू चेंज, उसे अपना स्टेट चेंज करना पसंद नहीं। तो जब आप लेफ्ट में जब देखो बस ऐसे टर्न करती है, लेफ्ट में टर्न करती है, आपको राइट का जर्क फील होता है। दैट इज जस्ट एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स। प्रॉपर ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वो एग्जांपल है। प्रॉपर राइट में टर्न ले रही तो आपको लेफ्ट का फील होता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सूडो फोर्स। और वहां पर एग्जैक्टली याद रखो इनर्शिया रोल प्ले करता है। इनर्शिया मीन्स रेजिस्ट टू चेंज, बॉडी चेंज को रेजिस्ट करती है क्योंकि वो ऑलरेडी जिस मोशन में उसी में रहना चाहती है। दैट वी विल डिस्कस। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको इसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल का डिस्टिंग्विश आता है तो सेंट्रीपिटल में डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। वेक्टर नोटेशन में सेंट्रीपिटल में माइनस लिखोगे, सेंट्रीफ्यूगल में प्लस लिखोगे। सेंट्रीपिटल इज ए रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल इज एन सूडो फोर्स। ओके, एंड सेंट्रीपिटल is absorbed in inertial frame of reference. Remember, always remember centripetal is absorbed in inertial frame of reference and centrifugal force is absorbed in नॉन इनर्शियल। देखो बी के हिसाब से बनाया ना मैंने, यहां पर सूडो फोर्स का मैंने कंसेप्ट लाया। सूडो फोर्स नहीं लाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल में न्यूटन का फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है। ये हमने ऑलरेडी 11 में पढ़ा है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में। वहां बताया गया था कि सूडो फोर्स का कंसेप्ट लाओ जब भी न्यूटन लॉ नहीं फॉलो होगा, जब भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तो न्यूटन का लॉ नहीं फॉलो होगा, एंड देयर यू हैव टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स।
तो सूडो फोर्स जब अप्लाई किया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला आया सेम mv²/r. सो दिस इंडिकेट बोथ आर द बैलेंस फोर्स, बोथ आर बैलेंस फोर्स, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, सो दैट बॉडी शुड बी ऑन द सर्कमफरेंस ओनली. प्रॉपर ना? ओके. सो हियर नेक्स्ट टॉपिक इज maximum velocity of a car on a curved road. Maximum velocity of a car on a curved road means we are going to derive the maximum velocity of a car on a curved road. मीन जैसे कोई सर्कुलर ट्रैक है, सपोज एक मैंने डायग्राम बनाया है. ओके, डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है पर ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक सर्कुलर ट्रैक है फुल, उस पर एक कार चल रही है. ठीक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, उसके ऊपर कार चल रही है. कितना कार दिख रहा है आपको? 1 2 3, कितना कार दिख रहा है? एक ही कार है, 3 नहीं है. वो टाइम है अलग अलग. समझ में आ रहा है? ये टाइम 0 से स्टार्ट देखा, ये टाइम t1, ये टाइम t2. एक ही कार ऐसे चल चल के यहाँ पहुंची है, 3 कार नहीं है. ओके, स्क्रीनशॉट लिया अलग अलग टाइम के ऊपर, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम पे. समझ में आ रहा है कि अलग अलग फिजिक्स 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक टोटल वीडियो बना के और एक स्क्रीनशॉट लेके. प्रॉपर. तो ये एक ही कार है जो यहाँ थी, थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ, अलग अलग टाइम पे पढ़ रहा हूँ मैं. ओके, सो सर्कुलर ट्रैक है. अच्छा, means the car have to perform the circular motion on the turning. It have to perform the circular motion. So for performing circular motion, what the car needs? Centripetal force, बहुत important है ना. For not skidding, for not performing the tangential motion, for performing just in pure circular motion, the car needs centripetal force. और मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल में बताया था, हु इज गोइंग टू प्रोवाइड ए व्हीकल ए सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए कर्व रोड? फ्रिक्शन. सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इसी टॉपिक पे हम लोग 3 4 5 डेरिवेशन आज करेंगे. ओके, सो बी रेडी फॉर इट. मैंने ये सर्कुलर ट्रैक इस पे कार से चल रहा है, ये ऐसा आप ऊपर से देख रहे हो, टॉप व्यू. सपोज आप यहां पर इस कार को यहां पर खड़े होकर देख रहे हो, इस कार को उसके सामने खड़े होकर देख रहे हो कि ऐसा आ रही है कार टर्निंग से. देखो ऐसा टर्न लेके आ रही है, दिख रहा है आपको? ऐसा टर्न लिया और ऐसा करके आ रही है. ओके, तो मैंने क्या किया, ये पूरा देखो कैसा कर्व पार्ट है, कोई भी स्ट्रेट पार्ट नहीं. याद रखो, स्ट्रेट में हमने देखो कर्व है, कोई भी पार्ट ले लो सब कर्व ही रहता है. सर्कुलर का सब पार्ट कर्व रहता है, क्योंकि इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड because the angle between centripetal force and velocity is 90 degree ना, so the particle will keep on performing the curvilinear motion and slowly it will be the whole circular motion ना. so यहां पर मैंने एक टोटल कर्व का ये पार्ट ना ऐसे काट के यहां पर रख लिया, इसका काट के ऐसा पार्ट रख लिया, थोड़ा सा पार्ट यहां से निकाला, देखो इतना पार्ट और यहां बनाया मैंने अच्छे समझने के लिए. ठीक है, कार है ऐसे, इधर पे ये कार ऐसे ट्रेवल कर रही है, कर्व रोड है, ऐसे टर्निंग का रोड है, ऐसे टर्न होने वाला है. Proper, and you are standing here, you are watching the car, this is the front view, you are watching the car from front view, कार आपकी तरफ आ रही है ऐसे घूम के. Proper. So here this is the center of gravity of the car. सेंटर ऑफ मास किधर है कार का? यहां पर. so यहां से मैंने, अच्छा, कार के ऊपर कौन कौन सा डायरेक्शन, कौन कौन सा, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन कौन सा कार के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, इफ आई हैव टू रिजॉल्व, यू हैव टू चेक व्हाट आर द फोर्स एक्टिंग ऑन द कार. mg is acting in the downward direction. इसके अकॉर्डिंग ये ऐसे निकाल लो तो mg नीचे की तरफ रहेगा ना, mg नीचे की तरफ है, and where will be the normal reaction? upward. exactly opposite to the contact force, normal reaction upward है और mg नीचे की तरफ. ओके, और कार ऐसा टर्न कर रही है, फॉर टर्निंग इट रिक्वायर्ड ए सेंट्रीपिटल फोर्स ना, and who is going to provide that centripetal force? friction. फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. पहले भी ये फॉर्मूला लिख के दिया था एग्जांपल में, Fs इज इक्वल टू FCP. फ्रिक्शनल फोर्स इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. प्रॉपर. अच्छा, अब मैं आप इज इक्वल टू डाउन एंड राइट इज इक्वल टू लेफ्ट ये लिखता हूं प्रॉपरली इसका फोर्स का. अच्छा, एन को mg को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग द mg. प्रॉपर. एंड फ्रिक्शनल फोर्स Fs से दिखाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. Fs इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स है Fs. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, mv²/r है, तो मैंने लिख दिया mv²/r. और Fs का फॉर्मूला क्या होता है? आपने ऑलरेडी पढ़ा है Fs का फॉर्मूला, μsn. Fs का फॉर्मूला क्या होता है? आपने 11th में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में Fs का फॉर्मूला पढ़ा है. Fs का फॉर्मूला क्या है फ्रिक्शन का? μsn, वेयर μs स्टैंड फॉर
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, एन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन ना, एफ एस इज द फ्रिक्शनल फोर्स, म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन मतलब नॉर्मल रिएक्शन। हमेशा ये फ्रिक्शनल फोर्स ना इसके बराबर रहेगा या इससे कम रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला इतना रह सकता है मैक्सिमम, या इससे कम रह सकता है पर इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ओके, तो म्यू एस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, म्यू एस एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर वेट। सो फ्रिक्शनल फोर्स का ये फॉर्मूला याद रखो आप 5 पॉइंट में, ये इसके बराबर रहेगा या कम रहेगा, म्यू एस एन से फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बराबर रहेगा या कम रहेगा, दैट विल डिस्कस इन द वेल ऑफ डेथ। आपको एक मौत का कुआं का वो पूरा कंसेप्ट दिया है। तो म्यू एस एन एफ एस के बदले मैंने फॉर्मूला लिख दिया प्रॉपर, और एन का मतलब हमको क्या है, एम जी ना, एन के बदले क्या प्लेस कर दिया मैंने, एम जी फ्रॉम 1, एन के बदले देखो एम जी लिख दिया, एम एम विल कैंसिल और आर उधर चले जाएगा, तो वी का आपका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू एस आर और जी तो ऑलरेडी है ना यहाँ पर, आर वहां चला गया, म्यू एस आर जी, वी मैक्स का आपका फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू एस आर जी, और रूट में ले लूंगा स्क्वायर हटाने के लिए, तो वी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, म्यू एस रूट आर जी, मीन्स टोटल रूट म्यू एस आर जी प्रॉपर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कंसेप्ट हियर, ये तो आपके बुक में दिया है, ठीक है। अब ये सब क्या है इसके बारे में टोटली कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैसे ये रोड पे फॉलो हो रहा है सब, ठीक है। स्टार्टिंग से ध्यान दो, यहां पर मैंने मैक्सिमम वेलोसिटी लिखा है, मतलब म्यू मीन्स म्यू एस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर मीन्स म्यू मतलब रोड का फ्रिक्शन कितना है, सबका फ्रिक्शन अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा, फर्स्ट सेम है दिस, सब रोड का फ्रिक्शन सेम है या अलग अलग है, अलग अलग होगा ना। कोई सीमेंटेड रोड है, कोई अच्छी गवर्नमेंट अच्छा रोड बना दिया, कोई हल्की गवर्नमेंट आई तो उसने खराब रोड बना दिया, किसी ने उसमें पूरा मट्टी डाल दिया, सिर्फ मट्टी डाला है, सिर्फ बालू ही डाला है, किसी ने बहुत अच्छा सीमेंटेड रोड बनाया है, किसी ने उसको स्ट्रॉन्ग बहुत रफ बनाया है, किसी ने बहुत स्मूथ बनाया है, तो अलग अलग फ्रिक्शन रहेगा ना। तो फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होगा, और अगर फ्रिक्शन का वैल्यू चेंज होगा, वी कैन सी द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एस आर एंड जी, मतलब इनके ऊपर डिपेंड हो रहा है, अगर ये सब चेंज होंगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगा ना, समझ में आ रहा है। देखो वी एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एस, अगर म्यू एस बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, और अगर म्यू एस कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगा। लिसन इट केयरफुली, यहां बहुत ध्यान दो, हियर इज द कंसेप्ट एक्चुअली, ध्यान दो। सो we got the formula Vmax is equal to root mu s r g. Mu s means coefficient of static friction, r means radius of the curved road, and g is the acceleration due to gravity, which is fixed 9.8 meter per second square. Okay, so अभी यहाँ पर कंसेप्ट है कि mu s क्या रोल प्ले कर रहा है, mu s। तो मैंने देखो आपको यहाँ पर ये Vmax का हमारा फॉर्मूला आया, अच्छा Vmax का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वेलोसिटी इतना रहना चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी। सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज इसको मैं पूरा कैलकुलेट करूं, मेरे को 90 आ रहा है स्पीड, 90 आ रहा है कि मेरे को वी मैक्स के बोर्ड लगा है कर्व रोड पे, हाईवे पे कर्व रोड जहां पर भी, वहां पर कर्व रोड के यहां पर एक बोर्ड लगा है जहां पर टर्निंग है कि 90 के स्पीड से मैक्सिमम जाओ, बड़ा हाईवे। तो मैं 90 का बोर्ड लगा यहां पर, तो मैं 120 से जाऊंगा तो प्रॉब्लम है कि 60 से जाऊंगा तो प्रॉब्लम है, किसमें प्रॉब्लम, देयर इज ए प्रॉब्लम ऑन 120। वी मैक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा आप इतना जा सकते हो 90 तक ठीक है, पर 90 के अगर आगे जाते हो देन you will not be able to get the proper centripetal force from this formula, and there is a lot of probability and there is a lot of chances that vehicle is going to get skid off. You will not be able to get the centripetal force at the turning, you will not be able to turn properly, there is a high risk of accident at that when you are crossing the limit of that 90. पर आप 60 से जाओगे, 40 से जाओगे, 30 से जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इससे कम चलेगा पर इससे ज्यादा नहीं चलेगा, प्रॉपर है कि नहीं, इससे कम चलेगा पर इससे ज्यादा नहीं चलेगा। सो वी मैक्स हैव रिटन द फॉर्मूला म्यू एस आर जी। अच्छा मतलब आप, तो इसलिए मैंने देखो यहां पर लिखा है वेलोसिटी कम रहेगा या इक्वल टू रहेगा म्यू एस आर जी के तो चलेगा, 90 तक रहेगा तो भी चलेगा, देन इवन यू विल एबल टू गेट द मैक्सिमम सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द टर्निंग। बट इफ यू आर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 90 देन यू विल नॉट बी एबल टू गेट वो 90 40 जो बोर्ड लगा रहता है ना, वो इस फॉर्मूले से उन लोग कैलकुलेट करके बोर्ड लगाते हैं, समझ में आ रही है, फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बोर्ड लगाते हैं कि 60 से जाओ, 70 से जाओ, 80 से जाओ,
इसके आगे जाओगे तो आपको नहीं मिल पाएगा और आपका एक्सीडेंट का चांसेस प्रोबेबिलिटी उसका हाई है। सो मैंने यहां पर लिखा है कि इक्वल टू रखो या लेस देन रखो स्पीड को। 60 40 70 से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, स्लो स्पीड से जाओगे टर्निंग में कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा से जाओगे तब प्रॉब्लम होता है, तो आपको चांसेस रहते हैं एक्सीडेंट हो जाए, आपकी गाड़ी थ्रो ऑफ हो जाए, टेंजेंशियल डायरेक्शन में आप चले जाओ, प्रॉपर ना। सो मैंने यहां पर लिखा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एस, मतलब अगर फ्रिक्शन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। मतलब अगर गवर्नमेंट ने, सिविल इंजीनियर्स ने रोड जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन्होंने अगर रोड को ज्यादा रफ बनाया, ज्यादा फ्रिक्शन बनाया, ज्यादा रफ, बहुत रफ कर दिया, बहुत पत्थर ज्यादा रफ बनाया, तो आप ज्यादा वेलोसिटी से जा सकते हो। मतलब जो 90 था वो 120 हो सकता है, 120 से भी जाओगे तो भी आपको मिल जाएगा। बट देयर इज वन डिसएडवांटेज इन दिस। व्हाट इज दैट डिसएडवांटेज? टेल मी। ज्यादा अगर आप फ्रिक्शन करोगे, व्हाट कैन हैपन? इट विल कॉज द वेयर एंड टियर ऑफ योर व्हील। टायर फट सकता है ना, तो भी एक्सीडेंट का चांस हो जाएगा, टायर भी फटेगा तो भी एक्सीडेंट का चांस हो जाएगा ना, स्पीड एक साथ कम हो जाएगी, तो इट विल कॉज वियर, इसलिए ज्यादा फ्रिक्शन नहीं कर सकते। नहीं तो फिर सब लोग ज्यादा फ्रिक्शन का रोड बनाते और सबको बोलते द मैक्सिमम स्पीड से जाओ, तो इट विल कॉज वियर एंड टियर ऑफ द व्हीकल। फ्रिक्शन कम तो वेलोसिटी कम। अगर उन लोग ने बहुत स्मूथ बना दिया, बहुत स्मूथ बनाया रोड, एकदम मस्त, टाइल्स लगा दिया, सपोज टाइल्स लगा के बना दिया, तो आपको स्पीड भी कम रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइल्स में बहुत फिसलेगा ना गाड़ी। टाइल्स से नहीं बनाएंगे तो भी एकदम बहुत स्मूथ बना दिया, इतना स्मूथ बना देंगे, फ्रिक्शन कम तो वेलोसिटी कम, आपको कम रखना पड़ेगा। पर हाईवे में हम लोग ज्यादा करके स्पीड जाने के यूज टू है ना, स्पीड लेके जाते गाड़ी, तो आपको फ्रिक्शन नहीं मिलेगा एंड यू विल गेट स्किड ऑफ, यू विल गेट थ्रोन ऑफ, because the vehicle didn't got the necessary centripetal force which was required for turning, which is required for the circular motion. So आपको म्यू एस समझ में आया कि क्या ये रोल प्ले कर रहा है, फ्रिक्शन का क्या रोल है। अच्छा, फ्रिक्शन हमेशा सेम रहता है या नहीं? जब रेनी सीजन होता है तो फ्रिक्शन चेंज हो जाता है, पूरा रोड भीगा हुआ है तो अब ज्यादा स्लीपरी हो जाएगा ना। देखो आप रेनी सीजन में ज्यादा करके एक्सीडेंट होते हैं, ज्यादा करके बाइक स्किड होती है, ज्यादा करके गाड़ी स्किड होती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन चेंज हो गया। फ्रिक्शन चेंज हो गया तो आपको वेलोसिटी चेंज करना पड़ेगा ना। फ्रिक्शन चेंज हो गया मींस यू हैव टू नाउ चेंज द वेलोसिटी। सपोज कभी पूरा ऑयल गिरा है रोड पे, ऑयल गिरता रहता है रोड पे बहुत सारा गाड़ी से, तो ऑयल जहां पर गिरा है वहां पर आप ज्यादा स्किड हो जाओगे, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा ना, ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, और फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो आपको वेलोसिटी कम रखना पड़ेगा। पर हम लोग तो यूज टू हो जाते हैं ना उस रोड पे उतना स्पीड चलाने के लिए गाड़ी को हाईवे पे, तो आपको नहीं मिलेगा और यू विल बी थ्रोन ऑफ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ द एक्सीडेंट। सो म्यू एस जो है ना अनरिलायबल है। ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना म्यू एस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये अनरिलायबल है। हर बार स्पीड चेंज होती रहेगी। जब रोड नया बनाते हैं ना तो अच्छा फ्रिक्शन गवर्नमेंट उसके अंदर प्रोवाइड करती है कि मतलब अच्छे से फ्रिक्शन रहे, अच्छा वेलोसिटी सब लोग जा सके। पर धीरे धीरे जैसे रोड पुराना होता है, 2-4 महीने कंटिन्यू गाड़ी जाती है, वो स्लीपरी, उसका फ्रिक्शन कम होने लग जाता है, ज्यादा नहीं कम होने लग जाता है, बारिश हुआ कम होने लग जाता है, ऑयल गिरा कम होने लग जाता है। तो फ्रिक्शन जब कम हो रहा है और लोग तो यूज टू हो जाते हैं उतने स्पीड से जाने के लिए, तो दे विल गेट स्किड ऑफ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट। सो ये अनरिलायबल है फ्रिक्शन, तो ये फॉर्मूला भी अनरिलायबल है, फिक्स नहीं है। आर, व्हाट इज आर? आर मींस रेडियस ऑफ द कर्व रोड। आर मींस रेडियस ऑफ द कर्व रोड। ये रेडियस ऑफ द पूरा सर्कल है, इसका रेडियस ऑफ द कर्व रोड का आर। जितना आर बड़ा, अच्छा जितना आर बड़ा, लिसन ना, जितना आर बड़ा, जितना बड़ा सर्कल होगा, अच्छा बड़ा सर्कल तो मतलब बड़ा आर ना, और छोटा सर्कल मतलब छोटा आर। तो जितना छोटा कर्व, जितना बड़ा टर्निंग होगा, बहुत बड़ा, जितना बड़ा हाईवे होगा, बड़ा टर्न होगा, तो आर ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा, आर ज्यादा तो वेलोसिटी भी ज्यादा। अगर कर्व रोड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टर्निंग है, तो आप ज्यादा वेलोसिटी से ले सकते हो। पर अभी ये छोटा एक लेन है रोड पे, हाईवे पे नहीं, ऐसे मेन रोड पे छोटा सा फटाक से टर्निंग है, आप अगर वहां पर फास्ट स्पीड से जाओगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड यू विल बी थ्रोन ऑफ, प्रॉपर ना। तो बड़े हाईवे पे बड़ा आर बनाते हो लोग, बड़ा टर्निंग लेते, ज्यादा बड़ा रेडियस बनाते हैं सर्कल का, ज्यादा बड़ा कर्व बनाते, ज्यादा बड़ा कर्व बनाएंगे तो आपको वेलोसिटी ज्यादा मिलेगा, और लोग हाईवे पे ज्यादा यूज टू रहते ज्यादा वेलोसिटी के चलाने के, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। पर आप छोटे लेन में, छोटा छोटा रोड है, उसमें आप टर्निंग पे ज्यादा स्पीड से जाओगे तो आपको टर्न नहीं होने मिलेगा और आप गिर जाओगे। समझ में आ रहे हैं? तो आर समझ में आया, म्यू एस समझ में आया, जी तो सही में रहेगा, अर्थ पे चला रहे 9.8 ऑलमोस्ट हर जगह रहेगा, कहीं कहीं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफर करेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। सो म्यू एस एंड आर इज इंपॉर्टेंट। आर कंस्ट्रक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना बड़ा रोड बना है, कितना आपने टर्निंग के लिए रेडियस रखा है,
जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा वेलोसिटी, और म्यू एस इट इज अनरिलायबल बिकॉज व्हाई, क्योंकि ये चेंज होते जा रहा है बार बार, हर सीजन में, बारिश में चेंज हो रहा है, हॉट समर डे में चेंज हो जा रहा है, ऑयल गिरा है तो चेंज हो जा रहा है, रोड कैसे सिविल इंजीनियर ने बनाया उसके ऊपर चेंज हो जा रहा है, तो देयर इज वेरी अनरिलायबल। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, एक कार जा रही है इसी ट्रैक पे और एक ट्रक जा रही है, एक कार जा रही है और एक ट्रक जा रही है, किसको ज्यादा वेलोसिटी से जा सकता है, कौन ज्यादा वेलोसिटी से जा सकता है? कार ज्यादा वेलोसिटी से जाए तो उसके लिए सेफ है कि ट्रक जाए? कौन सा वेलोसिटी सेम रहेगा, मतलब कौन से वेलोसिटी से जाए कार या ट्रक कि उसके लिए सेफ है? कार के लिए सेफ है कि ट्रक के लिए ज्यादा सेफ है? सपोज कार का मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आया हमको 80 किलोमीटर पर आवर, तो ट्रक का कितना आएगा? 120 आएगा कि 70 आएगा कि 80 ही आएगा? सेम कार के इतना ट्रक का आएगा। It will be same as car because in formula we didn't got the m, means this formula, maximum velocity formula on a curve road is independent of mass. मास के ऊपर नहीं डिपेंड होता। अगर मास के ऊपर डिपेंड होता तो बोर्ड कैसा लगा रहता हाईवे पे कि कार वाले 60 की स्पीड से जाओ, ट्रक वाले 80 की स्पीड से जाओ, रिक्शे वाले 40 की स्पीड से जाओ, R15 वाले 90 की स्पीड से जाओ, ऐसा लगा रहता है क्या? नहीं ना। एक ही बार बोर्ड लिखते स्पीड लिमिट 90 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, एक ही बार लिखते क्योंकि मास के ऊपर ये फॉर्मूला नहीं डिपेंड हो रहा है। इट इज नॉट, दिस फॉर्मूला इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द व्हीकल। सो सबके लिए स्पीड लिमिट सेम है, 80 एक बार बोर्ड लगा दिया और सबके लिए 80 ही है। किसके लिए, किसका मास ज्यादा, कोई डंपर है, सबके लिए मास स्पीड लिमिट सेम है, आपको इतना ही फॉलो करने का। सो दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। इससे आप कम में लेके जाओगे गाड़ी को, 90 से कम में लेके जाओगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60-70 स्लो से आप टर्न करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। जो बाइक चलाते हैं उनको पता है, जो स्लो से टर्न करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आप फास्ट जाके टर्निंग पे अगर टर्न करने के लिए ट्राई करोगे देन दैट इज द प्रॉब्लम, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला। और आपको स्किड नहीं होना है तो इसके बराबर या फिर इससे कम स्पीड रखना, इससे ज्यादा में एक्सीडेंट का चांस पड़ेगा। फी को मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आर को, और दिस फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। या आर क्या है? रेडियस ऑफ द curve road, mu as coefficient of static friction, and this formula is reliable or unreliable? This formula is unreliable because friction is continuously changing. The value of mu as will be continuously changing. And there is one more concept. Listen now. मैंने mu s क्यों लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिया, Fs और mu s क्यों यूज किया, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्यों यूज किया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों यूज किया, काइनेटिक क्यों नहीं यूज किया? जबकि गाड़ी चल रही है ना। There are two type of friction ना, 3 type of friction, static friction, kinetic friction, rolling friction। मैंने static क्यों यूज किया? जब गाड़ी तो चल रही है, रुकी नहीं यहाँ, रुक के गाड़ी को थोड़ी ना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और थोड़ी ना स्किड होने वाली है। गाड़ी रुक गई टर्निंग रोड पे तो स्किड हो जाएगी। चल रही है गाड़ी ऐसे, देखो यहाँ ऐसे चल रही है, तो क्यों मैंने S यूज किया, स्टैटिक क्यों यूज किया, काइनेटिक क्यों यूज किया? लिसन, ऐसे जा रही है गाड़ी, काइनेटिक इस तरफ है ना। अच्छा, अब मेरे को बताओ फ्रिक्शनल फोर्स मैंने कहां लिया? इस तरफ लिया है, इस तरफ सेंट्रीपिटल इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स की तरफ। इस तरफ गाड़ी आ रही है क्या? इस तरफ चलने वाली है गाड़ी? नहीं, इस तरफ नहीं चढ़ने वाली, ऐसे ही जाने वाली है गाड़ी, ऐसे ही। तो इस तरफ फ्रिक्शन के फोर्स के डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स के और फ्रिक्शन के फोर्स का डायरेक्शन में कार का मूवमेंट क्या है? रेस्ट है ना। इस तरफ नहीं आने वाली ना, इस तरफ जाने वाली ना स्ट्रेट। मैंने इस तरफ के अकॉर्डिंग लिया फ्रिक्शनल फोर्स, तो इसीलिए मैंने Fs यूज किया, क्योंकि इस तरफ नहीं आने वाली, इसके अकॉर्डिंग ये कार रेस्ट पे, क्योंकि इस तरफ नहीं आने वाली, इस तरफ जाने वाली, तो इसलिए मैंने S यूज किया, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यूज किया। गॉट द कंसेप्ट और नॉट? ओके, अभी ये फॉर्मूला आई विल डिराइव इन डिफरेंट मैनर, दैट इज इवन इंपॉर्टेंट, ओके, फॉर गेटिंग द कंसेप्ट। ओके, इन द लास्ट डेरिवेशन वी डिस्कस अबाउट द Vmax, द फॉर्मूला केम रूट म्यू एस आर जी। तो वहां पर एग्जैक्टली व्हाट वाज द प्रॉब्लम? म्यू एस वाज द प्रॉब्लम बिकॉज म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वाज अनरिलायबल। रेनी सीजन में अलग, ऑयल गिरा है तो अलग, रोड कैसा बना है उसके ऊपर डिपेंड होगा, स्मूथ या फिर बहुत तरफ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था व्हीकल को कि कितनी स्पीड्स पे जाना है, हर बार स्पीड चेंज हो रही है। समर सीजन मतलब एकदम बहुत हॉट समर डे है तो उसमें अलग, तो बहुत ज़्यादा उसमें इशू होता। सो उसको ओवरकम करने के लिए और एक कंसेप्ट है, ओके, सो पे अटेंशन हियर, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम कर्व रोड है, सब कुछ सेम लिखा हूँ, सेम कर्व रोड है, मोटरसाइकिल, बाइक दिख रहा है, ये बाइक बनाया मैंने, ये हैंडल है, ये बैठने बैठने का बनता है ना,
डिफिकल्ट है बहुत ये डायग्राम, पर आई हैव मेड। ये बाइक का हैंडल है, ये व्हील है। ओके, ध्यान दो। तो वहां पर एग्जैक्टली म्यू का प्रॉब्लम था। अब उसको म्यू को ना मुझे रिप्लेस करना है। गवर्नमेंट सब इंजीनियर्स ने सोचा कि म्यू को रिप्लेस कर देना तो व्हीकल को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और एक्सीडेंट का चांस कम हो जाएगा। तो देखो अब ये क्या करेंगे इंजीनियर्स। तो ये सेम कर रोड है, बस वहां पर एक कार बनाया था मैंने, एक गाड़ी बनाया था, यहाँ पर एक बाइक बनाया है। ठीक है, तो ये बाइक का मास जो है, वेट। अच्छा, ये कर्व रोड है। हाँ, कर्व रोड। सपोज मैंने ऐसा एक ऐसा रोड है, इस पे मैं स्टैंड हूं, तो मेरा mg नीचे रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन स्टेट ऊपर। प्रॉपर mg नीचे और नॉर्मल रिएक्शन स्टेट ऊपर। पर ऐसा रोड है, एक बैंक, देखो ऐसा रोड है, दिख रहा है आपको ऐसा रोड है, तो मेरा mg की तरह mg तो नीचे ही रहेगा, पर नॉर्मल रिएक्शन कैसा रहेगा, ऐसा स्लैंट। दिख रहा है? नॉर्मल रिएक्शन मतलब ऑपोजिट रिएक्शन का फोर्स आ रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। मेरा कॉन्टैक्ट फोर्स के जिस फोर्स आ रहा है, अगर ऐसा रोड है तो स्लैंट आएगा नॉर्मल रिएक्शन। मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, पर मैं अगर ऐसे बेंड होकर खड़ा हूं तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाए। समझ में आ रहा है? तो ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसा अगर रोड है, थोड़ा बैंक रोड है या कर्व रोड है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। ओके, सो अभी यहां पर कर्व रोड में देखो mg नीचे की तरफ है, mg नीचे की तरफ है। अच्छा, आपने बहुत जो बाइक सीख रहे हैं ना, बाइक जिनको आता है, आप देखोगे ना कि जब भी टर्निंग पॉइंट आता है, टर्न पॉइंट आता है ना, बहुत सारे बाइकर अपने आप को ऐसे बेंड कर लेते हैं। जब ऐसे टर्न करना रहता है ना व्हीकल को, बाइक को, ज्यादा करके बाइक को, तो उन लोग ने ऐसा पूरा व्हीकल को ऐसे टर्न करने के लिए ट्राई करते, पूरा टर्न करते। देखा है आपने? जो बाइक जो चलाते रियल में, जो सीखते होंगे उनको पता है, टर्न पे वो अगर स्पीड उनको कम नहीं करना है तो पूरा टर्न करने के लिए ट्राई करते, अपने आप को एकदम रेडियली इनवर्ड लेते। क्यों? इनवर्ड कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सेंट्रीपिटल, और आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ काम कर रहा है और सेंट्रीपिटल इस तरफ। हम बेंड करके ना एग्जैक्टली क्या करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं, सो दैट वी शुड नॉट स्किड ऑफ। समझ में आ रहा है? टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको इस तरफ खींच रहा है ना, पर हमको इस तरफ टर्न लेना है, तो हम इस तरफ खुद को बेंड करते हैं। टू काउंटर एक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको ऑलमोस्ट निग्लेक्ट, इग्नोर करने के लिए हमारा बॉडी इस तरफ बेंड होता है। लोग आप जैसे टर्न आता है ना, बाइकर अपने आपको ऐसे थोड़ा टर्न करते हैं, अपनी स्पीड नहीं कम करने के लिए अपने आपको थोड़ा यहाँ बेंड करते हैं। इनको स्पीड नहीं, क्योंकि तो पैर नीचे रख के बेंड करने लग जाता है। देख रहेगा आपने? तो क्यों? क्योंकि उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट कम करना रहता है, और सेंट्रीपिटल खुद से वो बेंड होकर, खुद को बेंड करके प्रोवाइड करने के लिए ट्राई करते हैं कि सेंट्रीपिटल मिल जाए और हम लोग सेफली निकल जाए। प्रॉपर ना, जो बाइक चलाते हैं उनको पता ही कैसा होता है सेंट्रीपिटल लोग कैसे ट्राई करते हैं बेंड होकर प्रोवाइड करने के लिए। सो हियर सेम ऐसे कर्व रोड है, थोड़ा ऐसा स्लैंट रोड है, ऐसा थोड़ा उठा हुआ है। याद रखो, थोड़ा ऐसा रोड उठा हुआ है, ऐसा रोड उठा हुआ है। ठीक है, ऐसा जैसे ये उठा हुआ है ना, ये रोड उठा हुआ बना है, स्ट्रेट रोड था, ऐसे उठा है, ऐसे रोड ये थोड़ा उठा हुआ है। तो इसका mg नीचे, देखो mg नीचे, पर इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसा है, रोड ऐसा थोड़ा सा उठा हुआ है। याद रखो, हाँ, बेंड ऐसा है, बैंक्ड है। बैंक्ड में अभी आपको बताऊंगा, आप ऐसा याद रखो कि ऐसा उठा हुआ है रोड। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ऐसा आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन इसका ऐसा आ रहा है और mg नीचे। अब क्या होता है, ये जो एग्जैक्टली क्या बाइक, ये देखो मैंने n को ऐसा क्यों दिखाया, जब मैं ऐसा चला रहा हूं बाइक, अब हम ऐसे बेंड करते हैं ना, बाइक को भी थोड़ा बेंड करने के लिए ट्राई करते हैं। देखो कुछ लोग पैर नीचे लग रहे थे जब टर्न करना रहता है, जो नए रहते एकदम, तो वो टर्न करने के लिए नीचे ले रहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाता है। देखो आप पूरा बेंड हो रहे, ऐसा हो रहे हैं ना, तो नॉर्मल रिएक्शन आपका ऐसे ही, कॉन्टैक्ट फोर्स आपको ऐसा मिलता है। जब आप ऐसे बैठे हो तब तो स्ट्रेट नॉर्मल रिएक्शन है, बट जब आप बेंड करते हो तो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसा रिएक्शन देता है, आपका नॉर्मल रिएक्शन ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने बेंड किया तो नॉर्मल रिएक्शन मुझे इस तरफ मिलने लग गया। ठीक है, आप बैंक वाला मत समझो, बैंक वाला भी इसके बाद कंसेप्ट बताया जाएगा कि कैसे बैंक किया जाएगा। इसको एग्जैक्टली बैंक नहीं करना है, ठीक है, पर अभी आप ये समझो कि बाइकर ने खुद को ऐसा बेंड कर लिया, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ मिलने लग गया। ओके, mg नीचे एक्ट कर रहे हैं बाइक का और नॉर्मल रिएक्शन इधर पे। ठीक है, अब मैं n को रिजॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान दो। वो पहले ऐसा स्ट्रेट जा रहा था, n को उसने ऐसे नॉर्मल रिएक्शन हुआ तो उसने थीटा से, कुछ तो एंगल से बेंड हो गया ना, कुछ तो एंगल से 20, 30, 40 इतने एंगल से आपने कुछ को बेंड कर दिया। तो ये जो एंगल बना, मैं इसको रिजॉल्व करूंगा तो जिसके साथ थीटा रहता है वो n cos थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं है वो n sin थीटा। ये रिजॉल्व आपने ऑलरेडी वेक्टर में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। n को रिजॉल्व किया n cos थीटा, जिसका थीटा बना, और ये n sin थीटा। अच्छा,
वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? हियर ना, इनवर्ड ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एन साइन थीटा प्रोवाइड कर रहे हैं। यहां पर देखो, यहां पर एक फोर्स क्या है, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हियर। यहां पर मैंने एक चीज नहीं बनाया, व्हाट इज दैट? टेल। फ्रिक्शन। क्यों मैंने नहीं बनाया? क्योंकि मैं एक और डेरिवेशन कर रहा हूं कि जिसमें फ्रिक्शन को नहीं लेना है मेरे को। फ्रिक्शन है पर मैं नहीं बना रहा हूं फ्रिक्शन को। व्हाई? बिकॉज in the last derivation we have seen that frictional force was very unreliable in rainy day, in oily day, in hot summer day. No, the frictional force was very much unreliable, and due to that the formula was getting, we are getting whatever the formula we were getting of Vmax, that was also unreliable. So that is the reason मैंने friction को ये बार नहीं लिखा है। I will discuss about the friction पूरा पहले, मैं जस्ट अभी friction को हटा रहा हूँ। और ये बाइकर है, कार के लिए नहीं, खाली बाइक के लिए बात कर रहा हूं, सिर्फ बाइक के लिए, टू व्हीलर्स के। ओके, मैंने रिजॉल्व किया। अब नाउ आप इक्वल टू डाउन फोर्स लगाओ, एन कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है, दिख रहा है आपको? सेम एन कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है, और एन साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एमबी स्क्वायर बाई आर, डिवाइडिंग 2 बाई फर्स्ट, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट, एन कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन थीटा आ जाएगा, एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट करके देखोगे तो आपको टेन थीटा, एम कैंसिल, वी स्क्वायर बाई आर जी आ जाएगा। नाउ इफ यू हैव टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ वी, आर जी उधर चले जाएगा, वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, और यू कैन से सेफेस्ट स्पीड, और दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड। मतलब इतना स्पीड रखोगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कर्व रोड पे। समझ में आ रहा? अच्छा है, पिछला वाला फॉर्मूला क्या था? वी मैक्स इक्वल टू म्यू एस आर जी। यहां पर भी देखो आर जी सेम है, खाली क्या चेंज हो गया? म्यू एस चला गया। इन प्लेस ऑफ म्यू एस व्हाट एस केम हियर? टेन थीटा, क्योंकि मैंने यहां पर फ्रिक्शन का नाम ही नहीं लिया। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज द बेंडिंग ऑफ द बाइकर। थीटा इज द बेंडिंग ऑफ द बाइकर, हाउ मच ही इज बेंडिंग, दैट इज द थीटा। प्रॉपर ना? थीटा इज द बेंडिंग ऑफ द बाइकर, हाउ मच इज बेंडिंग, कितने एंगल से वो खुद को बेंड कर रहे हैं। अगर थीटा ज्यादा, ध्यान दो आर और जी सेम है, पहले फॉर्मूले के म्यू एस खाली रिप्ले, म्यू एस के बदले कौन आ गया? टेन थीटा है। तो वहां पर म्यू एस रोड के ऊपर डिपेंड था, गवर्नमेंट के ऊपर, सिविल इंजीनियर के ऊपर डिपेंड था कि कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहा है प्रॉपर। अब म्यू एस के बदले यहां पर कौन आ गया? टेन थीटा आ गया। ठीक है, अगर इफ, अच्छा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, रूट थीटा, टेन थीटा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रॉपर। इफ थीटा इज ग्रेटर, अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, बराबर ना? 10 0 0 फिर 10 90 इंफिनिटी आता है, पर 20 30 वहां से जीरो के ऊपर वैल्यू आते जाता है। तो थीटा का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन थीटा अगर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा। मतलब आप अगर जितना ज्यादा बेंड करोगे खुद को, उतना आपका थीटा बढ़ेगा, और जितना थीटा बढ़ेगा उतना टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और जितना टेन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा उतना आप ज्यादा वेलोसिटी से जा सकते हो। जो बहुत प्रोफेशनल बाइकर रहते हैं ना, आप देखो वो बाइक की रेस रखती है, उन लोग इतना बेंड हो जाते हैं, उन लोग का जो नी रहता है टच होने लग जाता है। जितना आप बेंड करोगे ना उतना आप स्पीड से जा सकते हो, जितना आप थीटा दोगे ना उतना आप स्पीड से जा सकते हो, जितना आप थीटा दोगे। बहुत ज्यादा मत दे देना। कितना थीटा? अच्छा थीटा 90 दे सकते हैं? नहीं ना, यू विल फॉल डाउन। अरे थीटा 90 मतलब सीधा सो गए ना रोड पे, ऐसा नहीं। थीटा आप 20 30 45 भी मत जाओ, बहुत रिस्क हो जाएगा। मतलब आप पूरा हाफ नीचे आ गए तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 20 30 10 5 जितना भी डिग्री आप मुड़ोगे, जितना प्रोफेशनल बाइकर जितना मुड़ेगा, उतना उसको स्पीड कम करने की टर्निंग पे जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ज्यादा से ज्यादा स्पीड से जा सकता है। इसलिए रेसिंग ट्रैक पे बाइकर्स स्पीड नहीं कम करने के लिए, रेस को जीतने के लिए बेंड होते हैं। प्रोफेशनल रहते हैं ना, टर्निंग पे लोग बेंड होते हैं। जितना बेंड होंगे उतना थीटा ज्यादा, उतना टेन थीटा ज्यादा, और उतना आपका मैक्सिमम वेलोसिटी ज्यादा होगा। इस और उस फॉर्मूले में क्या फर्क आ गया? वहां पर मैं फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, वही रोड पे भी चला रहा हूं गाड़ी, उधर पे मैं फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि फ्रिक्शन क्या रोल प्ले करेगा। और फ्रिक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो मेरे को वेलोसिटी चेंज करना पड़ा। पर यहां पर मैं बाइकर के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं, बाइकर के ऊपर जो चला रहा है कितना प्रोफेशनल है, कितना वो टर्निंग पे खुद को बेंड करके बाइक को संभाल सकता है, बैलेंस कर सकता है। आप अगर ज्यादा मोड़ दोगे 45 60 80 डिग्री 90 डिग्री, तो एन कॉस थीटा विल नॉट बी एबल टू बैलेंस द एमजी। इधर बैलेंस कर रहा है ना, एन कॉस थीटा बैलेंस नहीं कर पाएगा एमजी को, और आप गिर जाओगे, यू विल फॉल डाउन। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा थीटा ना हो। दिस इज द ऑप्टिमम मैक्सिमम स्पीड, यू कैन से सेफेस्ट स्पीड फ्रॉम विच यू हैव टू गो, एंड इन दिस द ऑल कंट्रोल is in the hand of the biker. How much he can bend, how much he can manage the theta, how much
you can manage the theta so that n cos theta should be equal to mg. Proper? So in the last derivation, we discussed about the formula V is equal to Rg tan theta, where that control was in the biker's hand. Who's handling that bike was the control in the biker's hand, means how to manipulate the speed. अगर उससे स्पीड बढ़ा के लेके जाना है टर्निंग पे, so you have to bend, not बहुत ज़्यादा बेंड हो, फॉल डाउन हो जाएंगे, पर आपको बेंड करना है प्रॉपर. और उससे पहले जो डेरिवेशन किया वहाँ पर फ्रिक्शन था. अच्छा, इसके पहले जो डेरिवेशन यहाँ पर v इक्वल टू Rg tan थीटा, वहाँ फ्रिक्शन था या नहीं था? Many of the student get confused why I haven't taken the friction. I haven't taken the friction there. वो डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं है, वो फॉर्मूला है पर आपकी बुक में नहीं है. वो फ्रिक्शन को मैंने बस जस्ट एज्यूम किया कि जीरो, पर ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन है. अभी उसको कंबाइन करके मैं पूरा बताऊंगा. फ्रिक्शन वहां भी था, बस जस्ट मैंने बताया कि फ्रिक्शन अगर नहीं लूँ, क्योंकि वो अनरिलायबल है ना, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, तो अभी फ्रिक्शन को एक्जैक्टली गवर्नमेंट हटाने के लिए ट्राई करी. मतलब इंजीनियर, सिविल इंजीनियर रोड बना रहे हैं, उन लोग हटाने के लिए ट्राई करते हैं ताकि बार बार अनरिलायबल चीज़ पे ना रहे, रिलायबल चीज़ पे डिपेंड हुआ जाए जो फिक्स अपने को सेफ्टी प्रोवाइड करे. कभी नहीं हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, एक्सीडेंट का चांस हो जाएगा ना. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बैंकिंग ऑफ रोड. दिस इज द कंसेप्ट विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड to actually solve the problem of the centripetal force, to actually solve the problem of the accidental situation, so that nothing should happen, vehicle should travel easily, safely, all should be safe. So this was the concept introduced by the engineers, that is called banking of road. Now listen, suppose ना आप बाइक से नहीं जा रहे थे, आप बाइक के प्रोफेशनल नहीं हो, आप कार से जा रहे थे कर्व रोड में, कार से. यहाँ बाइक बनाया था ना इससे पहले, अभी कार है. आपको कार नहीं लगता रहेगा ये, पर दिस इज कार, फ्रंट व्यू है ये. ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम है, फ्रंट व्यू है कार का, ये फ्रंट व्यू, यही कार है. तो फ्रंट व्यू से मैं आपको कार बता रहा हूं. आप सपोज बाइक से नहीं जा रहे हो, कार से जा रहे हो और टर्निंग है, क्या करोगे आप? सब ऐसा कर दोगे, सब बाइक को सब बेंड करते, कार को बेंड करोगे, ज़्यादा बेंड हो जाएगा, स्टीयरिंग बाहर आ जाएगा. बराबर. आप अगर बेंड करोगे, दो टायर पे ले सकते क्या कार को? नो, यू कांट टेक. यू कांट टेक ना, बराबर ना. वो ऐसा दो टायर पे ले लेंगे, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. कुछ कुछ लोग करने के ट्राई करेंगे, ऐसा ट्राई नहीं करने का. दैट इज वेरी रिस्की. हाँ, कि सब लोग, अगर सोचो ऐसा सिस्टम रहता, सब लोग आते हाईवे पे और दो टायर पे ले लेते कार को, दो टायर पे ले लेते, सब टेढ़ा जा रहे, अजीब हो जाता ना. सो डोंट ट्राई टू डू दिस, इज नॉट फाइन. तो नहीं कर सकते हम लोग कार को. और ट्रक आ रही है, थोड़ी ना बाइक और कार, ट्रक आई, ट्रक को कोई कैसा करेगा? अरे बहुत, दैट इज वेरी रिस्की. सो डोंट ट्राई टू डू दिस. सो हियर द मेन थिंग विच वी आर गोइंग टू डू, क्या करते, ट्रक और कार को ना ऐसा नहीं करते. जो रोड है ना जिसपे कार और ट्रक चल रही है, उसको थोड़ा सा उठा देते. समझे? ऐसा कार चल रही है, इसके ऊपर मैं कार को ऐसा नहीं कर सकता. सपोज ये कार चल रही है, मैं कार को ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा बेंड नहीं कर सकता, कार को ऐसे बेंड नहीं कर सकता. तो मैं क्या करता हूँ, रोड को ऐसा कर देता हूँ ताकि कार स्टिक ही रहे और रोड ऐसा सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे. ये इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. ये कंसेप्ट ला दिया गया क्योंकि लोग 4 व्हीलर को, 8 व्हीलर, 10 व्हीलर को नहीं कर सकते थे ऐसा, बाइक की तरह बेंड नहीं कर सकते थे उसका थीटा. So that's why they have introduced the concept of banking of road, because frictional is not reliable. We can't depend on friction on every time. For the safety, the engineer have introduced the concept banking of road. Now what is banking of road? The process of raising, definition is the process of raising outer edge of a road. The process of raising outer edge of a road over its inner edge through a certain angle. The process of raising outer edge of a road over, this is road, this hand is road, this is inner edge, ये वाला है, ये inner edge और ये outer edge, ये inner edge, ये outer edge, inner edge, outer edge. ये रोड है, inner edge, outer edge. इसको ना ऐसा उठा देंगे, ऐसा उठा देंगे. तो outer edge को मैंने रेज कर दिया ना over the inner edge. The process of raising outer edge of a road over its inner edge, उसको बोलते हैं what? बैंकिंग ऑफ रोड. आई विल गिव मोर एग्जाम्पल. सॉसर देखा है, सॉसर चाय पीने वाला देखा, उसके ऊपर कैसा रहता है, ऐसे थोड़ा सा ऊपर पार्ट उठा रहता है और थोड़ा डिप ऐसा डिप रहता है. देखा है ना आपने सॉसर को? तो वो उसको बोलते हैं ऐसा, जब ऐसा कोई चीज़ उठा दोगे ना तो उसको बोलते हैं आउटर एज ऑफ रोड को, उसको बैंक कर दिया आपने, बैंक. समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर ये रोड का पार्ट है, ये रोड का पार्ट है. अभी देखो ये पूरा ये रोड है, इस पार्ट को ऐसे थोड़ा उठा के बनाने का, जो मैं आपको पहले बोल रहा था ना, एन कॉस थीटा प्रोवाइड करने के लिए. क्यों एन कॉस थीटा? एन नॉर्मल डायरेक्शन इस तरफ जा रहा था, बाइकर. तो इधर पे क्या करना है, इसको ऐसा उठा देना है. दिख रहा है ये रोड है, इसको ऐसा उठा देना है, और आउटर एज को इनर एज के ऊपर उठा देना है. ये रोड है, इनर एज, आउटर एज. इसको ना ऐसा उठा देना है. इसको 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 ऐसा उठा देना है.
तो उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, और एक सर्टेन एंगल से किया जाता है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं कर देने का, नहीं तो स्लोप बन जाएगा, पूरा फिसलती रहेगी गाड़ी वहाँ पर। समझ में आ रहा है? एक सर्टेन एंगल रहता है दैट सिविल इंजीनियर यूज टू नो एंड दे यूज टू डू सच काइंड ऑफ ए कंसेप्ट, सच काइंड ऑफ ए प्रोसेस बैंकिंग ऑफ रोड बाय रेजिंग आउटर एज ऑफ ए रोड ओवर इट्स। सॉसर याद रखो आप, सॉसर कैसा बनता है देखो, उसके बाउंड्री पे ऐसे थोड़ा ऊपर रहता है और थोड़ा ऐसा स्लोप रहता है ना वैसा। और सपोज मैं आपको अच्छा सॉसर है, उस पर आप छोटा टॉय लो, कार का छोटा टॉय आता है ना, उस पर ऐसे चलाओ, ऐसे चलाते जाओ, चांसेस है कि कभी उस तरफ फ्लो हो जाएगा, सॉसर के बाहर चले जाएगा। अगर वो कार गिरेगा भी ना तो भी सॉसर के अंदर गिरेगा, और अंदर ही अपने को पकड़ के रखना है बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स, सो दैट इट शुड परफॉर्म द सर्कुलर मोशन, इट शुड मूव इन ए सर्कुलर ट्रैक, शुड मूव इन ए कर्व ट्रैक प्रॉपरली, द व्हीकल शुड मूव इन ए कर्व ट्रैक। सो आपको छोटा कार आप सपोज सॉसर में चला रहे हो, कभी कार उस तरफ नहीं उतरोगा सॉसर के बाहर, अंदर ही रह जाएगा क्योंकि बैंक कर दे रहे रोड, उसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। और एक सर्टेन एंगल से करने का, बहुत ज्यादा नहीं करने का, बहुत ज्यादा आपने स्ट्रेट ऐसा उठा दिया, देखो ये ऐसा रोड था, ये इनर एज था या आउटर एज था, आपने ऐसा उठा दिया, ऐसा नहीं कर सकते, तो स्लो बजाना चलेगी नहीं ना गाड़ी, तो फिर वो वेल हो जाएगा, वेल ऑफ है ना, मौत का कुआं, आपको वेल ऑफ डेथ, वो भी है, अभी सिखाए नहीं, वो सिखाएंगे, वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं करना, वॉल नहीं बना देना उसको। सो तो एग्जैक्टली रोड लोग ने क्या सोचा कि 2 व्हीलर तो बेंड हो जा रहे हैं, पर 4 व्हीलर 8 व्हीलर ट्रक ये सब नहीं हो पा रहे हैवी व्हीकल, तो लोग ने बोला ठीक है, इनको हम बेंड नहीं करने बोलते, थीटा लाएंगे यहाँ पर, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन अनरिलेबल था तो और कुछ कंसेप्ट ढूंढना, तो थीटा लाएंगे, पर वो थीटा रोड से ही दे देंगे, रोड जो बनाएगा ना, जो हाईवे को बनाएगा ना, वहीं पर वो लोग को थीटा प्रोवाइड कर देंगे इंजीनियर, ताकि कार व्हीकल वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई एक्सीडेंट का केस ना हो, प्रॉपरली टर्न पे स्पीड बहुत ज़्यादा कम किए बिना हाईवे पे जा सकते हैं, विदाउट मेकिंग देयर स्पीड, विदाउट मेकिंग देयर व्हीकल स्पीड लेस, दे कैन मूव इन दैट सर्कुलर ट्रैक। सो द बैंकिंग ऑफ रोड कंसेप्ट। ओके, सो ये रोड है, मैंने आपको बताया कि क्यों बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट आया, टू प्रोवाइड द थीटा, टू प्रोवाइड दैट tan थीटा, v इक्वल टू आर जी tan थीटा, और थीटा को प्रोवाइड करने के लिए कंसेप्ट आया, और नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स मिले इसलिए वो कंसेप्ट आया। ओके, सो पे अटेंशन हियर, व्हीकल mg नीचे, अच्छा ये ऐसा रोड है, ऐसा उठा हुआ रोड है, ध्यान दो, ये ऐसा स्लैंट रोड है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन यहां पर लिया हूं। बाइकर लोग तो खुद को बेंड कर ले रहे थे और खुद से ले लेते थे नॉर्मल रिएक्शन, पर कार वाले नहीं ले पा रहे थे, इसलिए इंजीनियर लोग ने रोड को उठा दिया, ये इनर एज और ये आउटर एज को ऐसा उठा दिया, तो कार को नॉर्मल रिएक्शन ऐसा मिल रहा है। अभी मैंने इससे पहले आपको एक डायग्राम बना के बताया था, नॉर्मल रिएक्शन कार का ऐसा है, mg नीचे, मैंने देखो लिसन, ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है, इस थीटा को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ बैंकिंग, कितने एंगल से बैंक करना है वो सिविल इंजीनियर्स को पता रहता है, 30 डिग्री 35 40 60 कितना, उसके अकॉर्डिंग वो लोग बैंक करते हैं, 20 15 जो भी डिग्री है उसके एंगल से अकॉर्डिंग वो लोग रोड को बैंक करते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस इज द एंगल थीटा, तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा कितना होगा, थीटा ही होगा ना, वाई, देयर वाज अ कंसेप्ट इन 11th स्टैंडर्ड, जब भी दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, सी है ना, जब भी दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, तो द परपेंडिकुलर ड्रॉन उनके ऊपर उनका भी एंगल कितना रहेगा, बीच में थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये ऑलरेडी आपने 11th में पढ़ा रहेगा वेक्टर में, मैंने जहां 11th में पढ़ाया था वहां सब जगह ये सिखाया गया था कि एंगल, दो लाइन के बीच का अगर एंगल थीटा है तो उनके ऊपर कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो उनके बीच का भी एंगल थीटा होगा, रिमेंबर दिशा, तो दो लोग इनके बीच का एंगल थीटा है तो ये दोनों लाइन के बीच का भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, अल्टरनेट और करस्पॉन्डिंग ये सब मत ढूंढना इसमें। ओके, दिस इज द कंसेप्ट, व्हेन द एंगल बिटवीन टू लाइन इज theta, the perpendicular drawn on that lines will be, the angle between that perpendicular drawn on that lines will be also theta. Okay, so इनके बीच में भी एंगल थीटा हो जाएगा, मैंने n को रिजॉल्व किया, n cos थीटा और n sin थीटा, इसका थीटा है cos हो जाएगा और इसका नहीं है n sin थीटा, so n cos थीटा is balancing mg and n sin थीटा is again providing the centripetal force mv square by r, अगर दोनों को डिवाइड कर दूं मैं, n कैंसिल, sin by cos tan थीटा हो जाएगा, mm कैंसिल v स्क्वायर by rg, और v इक्वल टू rg tan थीटा हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, इस पे सेम है ना, कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम वैसे ही कर दिया, पर एक कंसेप्ट का चेंज किया कि बाइकर खुद से बेंड होता था, पर कार या ट्रक खुद से नहीं बेंड होगी, बैंकिंग ऑफ रोड का कंसेप्ट आया, सर्टेन एंगल से सिविल इंजीनियर्स रोड को खुद ही बैंक कर देंगे ताकि कार को कुछ पलटी ना करना पड़े, कार को दो टायर पे ना लेना पड़े, उन लोग ने खुद से कर दिया और फॉर्मूला सेम आया, जैसा बाइक का था वैसे ही,
यहाँ पर भी थीटा जितना करोगे उतना ज्यादा उन लोग स्पीड से लेके जा सकते हैं। और ये भी फॉर्मूला फ्रिक्शन के ऊपर नहीं डिपेंड है। पर यहाँ पर फ्रिक्शन है कि नहीं है? फ्रिक्शन है यहाँ, फ्रिक्शन ऐसा नहीं कि एब्सेंट है। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, हमेशा मैं लिख रहा हूँ ये भी फ्रिक्शन है, नहीं रहता तो फिर स्लाइड हो जाता पूरा, कुछ लिख नहीं पाता, सब फ्रिक्शन। मैं जस्ट अभी के लिए नहीं ले रहा हूं, पर अब नाउ हियर आई विल एक्सप्लेन विद द फ्रिक्शन। ओके, सो दिस इज द डेरिवेशन विच इज प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक, दिस वाज नॉट, ये फॉर्मूला दिया है आपको, थोड़ा बहुत बेसिक्स बताया जो इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा मैंने टेक्स्ट बुक के आउटसाइड से भी बताया डेरिवेशन, सो आप देख लेना आपके टेक्स्ट बुक में कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। ओके, अच्छा अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन ये कार ना आपकी तरफ आ रही है। इमेजिन, समझाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन करो ये कार आपकी तरफ आ रही है, बाहर आ रही है, सब बोर्ड के बाहर, ठीक है। जस्ट इमेजिन कार आपकी तरफ बोर्ड के बाहर आ रही है। अच्छा, ये मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए निकालना है कि मिनिमम वेलोसिटी के लिए निकालना है? दोनों कंसेप्ट रहता है, मैक्सिमम भी रहता है, मिनिमम भी रहता है। मिनिमम वाला अभी आपके टेक्स्ट बुक में अभी नहीं आएगा, ये डेरिवेशन में अभी तक नहीं है, तो जब आएगा मिनिमम तब हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अभी फिलहाल सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी, वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो फॉर कैलकुलेटिंग द मैक्सिमम वेलोसिटी आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड बढ़ाना पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी के लेके जाने के लिए। 20, 80, 90, 100 तक स्पीड दिया है, 80, 90 उतना स्पीड लेना पड़ेगा। आप स्पीड बढ़ा रहे हो, स्पीड बढ़ रहा है, इट मीन्स इट इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इन नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स एक्सेलरेटेड, अगर कार एक्सेलरेट हो रही है means it is in non-inertial frame of reference, there न्यूटन लॉ नहीं फॉलो होगा, it is in non-inertial frame of reference, non-inertial frame of reference में है ये, बराबर ना। और मैंने बताया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कौन सा कंसेप्ट हम फील कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का। और नॉन इनर्शियल में कौन सा कंसेप्ट फील कर सकते हैं? सेंट्रीफ्यूगल का, जहां पर एक्सेलरेट हो रहा है कोई चीज वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है। ओके, याद रखो, ये कार आगे बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इट मींस हियर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गोइंग टू एक्ट। सेंट्रीपिटल तो है, पर सेंट्रीफ्यूगल इज आल्सो गोइंग टू एक्ट। ओके, नाउ व्हाट, अच्छा, आई हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ओके, टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्शन दिया है, यहां पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहां पर दिया है, ऐसा ऐसा स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहां पर दिया है। बट हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फ्रिक्शन, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज हियर ओनली। अच्छा, फ्रिक्शन में यहां पर ले सकता था क्या? यहां पर नहीं आएगा, कभी हवा में नहीं होता ना फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट बिटवीन टू बॉडीज, एयर में नहीं आएगा फ्रिक्शन। रोड है और एक कार है, गाड़ी है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन रहेगा। पर मैंने यहीं क्यों लिया, आउटवर्ड क्यों नहीं लिया? टेल मी। कार तो ऐसा आ रही थी, नाउ लिसन, मैंने बोला ये एक्सेलरेटेड मोशन में है, मतलब नॉन इनर्शियल में है। अच्छा, नॉन इनर्शियल में है तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन किधर है? इस तरफ ना। सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन किस तरफ रहेगा? इस तरफ रहेगा ना सेंट्रीफ्यूगल का डायरेक्शन। आप ऐसा जाने के लिए ट्राई करो, बैंक रोड पे देखो, हाँ ये ऐसा है, ऐसा जाने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, सपोज ऐसा आने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ये ऐसा ट्रैक्स, तो सेंट्रीफ्यूगल इसको इस तरफ फेंकने के लिए ट्राई करेगा ना, मैं ऐसा लेके जा रहा हूँ, तो सेंट्रीफ्यूगल उस तरफ फेंकने के लिए, आउटवर्ड फेंकने के लिए ट्राई करेगा ना। ये सेंट्रीपिटल इस तरफ है तो सेंट्रीफ्यूगल इस तरफ रहेगा ना। तो सेंट्रीफ्यूगल अगर इस तरफ है, सेंट्रीफ्यूगल अगर इस तरफ है, रोड के अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूगल अगर इस तरफ है, ये उस तरफ थ्रो नहीं होने वाला, सॉसर के बाहर नहीं जा रहा है टॉय वाला कार, सेंट्रीफ्यूगल एक्ट कर रहा है पर वो बाहर नहीं जा रहा है, तो ये बाहर नहीं जा रहा है। पर अच्छा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहां रहता है? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, और व्हाट? फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन। रिमेंबर, पंच पॉइंट है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, तो मोशन भी इस तरफ होने के लिए ट्राई कर रहा है, हो नहीं रहा है, पर ट्राई तो करेगा ना, क्योंकि अगर जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ मोशन होने के लिए ट्राई करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो मोशन भी इसी तरफ एक्ट करने के लिए ट्राई करेगा। और फ्रिक्शन वी नो एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट करेगा। सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज हियर। ये नहीं समझेगा तो 2-3 बार रिवाइंड कर करके वीडियो को देखो, हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस।
कि फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ कैसे आया, बनाने के लिए सब लोग बना देंगे फ्रिक्शन। कार एक्सलरेट हो रही है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है, और सेंट्रीफ्यूगल अगर सेंट्रीपिटल अंदर है तो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ एक्ट करेगा। ये रोड से टच है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ है, एंड फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन और इंटेंशन ऑफ मोशन। इंटेंशन ऑफ मोशन इस तरफ था तो फ्रिक्शन इस तरफ ले गया। समझ में आया? आप कंटिन्यू रिवाइंड कर करके वीडियो 2-3 बार देखो, देन ओनली यू विल एबल टू गेट, बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट। एक बार में नहीं समझता ये किसको। ओके, नाउ लिसन। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा ना, अल्टरनेट एंगल। ये और ये एफ एस, यहां फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन मैंने देखो यहां पर एरो बना के दिखाया, तो ये कितना हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, प्रॉपर और नॉट, एफ एस कॉस थीटा, एंड दिस विल बी एफ एस साइन थीटा। रिजॉल्व किया है जस्ट, जिसके बाद थीटा है उसको कॉस दे दिया। देखो एफ एस कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, बीच में एफ, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, प्रॉपर है। नाउ जस्ट वी हैव टू बैलेंस इट एंड एवरीथिंग विल बी सॉल्व। ओके, नाउ लिसन, एन कॉस थीटा ऊपर है, नीचे क्या क्या है, एम जी साइन थीटा। बेटा इसको अच्छे से लिख देता हूं, एफ एस साइन थीटा, ठीक है। एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, लिखा मैंने, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, एन कॉस थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा को एक तरफ ले लिया मैंने और एम जी को एक तरफ रहने दिया, इक्वेशन 1। ओके, नाउ विच आर द फोर्सेज विच आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा, एन साइन थीटा प्लस एफ एस कॉस थीटा आर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो दोनों रेडियली इनवर्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर। गेटिंग और नॉट? फ्रिक्शन, इसलिए मैं फ्रिक्शन पिछले वाले डेरिवेशन में नहीं समझा रहा था क्योंकि टफ हो जाएगा ये कंसेप्ट। सो दैट्स व्हाई in first derivation I have thought about the friction, in next derivation I thought about the theta. Now I am just combining the diagram and solving all the things, friction and theta both simultaneously. Okay, so ये दोनों आपका है, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट कर दो, एंड वी नो फ्रिक्शन का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू एस एन ना। याद रखो, फ्रिक्शन इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। आप वो मौत का कुआं जो आपका है कंसेप्ट, उसमें आप देखोगे फ्रिक्शन इससे कम होगा, इससे बराबर होगा म्यू एस एन से। ये आपने ऑलरेडी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन। और मैंने आपको बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्यों लिया है मैंने, तो एफ एस के बदले व्हाट आई विल पुट, म्यू एस एन। देखो यहाँ पर जहाँ जहाँ एफ एस है डिवाइड भी करूंगा और एफ एस के बदले म्यू एस एन भी पुट कर दूंगा। म्यू एस एन और म्यू एस एन पुट करूंगा, एन एन कॉमन निकल जाएगा ना दोनों में से। देखो यहाँ म्यू एस बचेगा, एन एन कॉमन निकाल दिया, देखो मैंने इससे भी कॉमन निकाल लिया, इससे भी कॉमन निकाल लिया, एन एन विल कैंसिल और ये एम एम विल कैंसिल ना, वी स्क्वायर बाई आर जी बचेगा। सी यहाँ इसको केयरफुली आप देखना। नाउ एन एन विल कैंसिल, हाँ एन एन कैंसिल कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, डिवाइडिंग। अच्छा, ये जब ऐसा कंसेप्ट आ जाता है आप क्या करते हो, मैथ्स में अकॉर्डिंग टू मैथ्स, नाउ वी हैव टू अप्लाई द मैथ्स। डेरिवेटिव में पहले की में 2.3 एक्सरसाइज था ये, जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आ जाएगा यू हैव टू डिवाइड दिस बाय कॉस थीटा। कॉस साइन का रेशियो बन जाएगा ना, तो यू हैव टू डिवाइड बाय कॉस थीटा। मैंने डिवाइडिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड को कॉस, खाली एलएचएस को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कॉस थीटा से डिवाइड किया। साइन बाई कॉस 10, म्यू एस ऐसे बचेगा, कॉस कॉस कैंसल, कॉस बाई कॉस 1, म्यू एस साइन बाई कॉस 10, प्रॉपर। फिर व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, मैक्सिमम वेलोसिटी ना। सो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी आर जी को आप यहां भेज दो, देखो, और रूट में ले लो, पूरा फॉर्मूला आपका बन गया। वी मैक्स कितना आ गया आपका, आर जी टेन थीटा, आर जी सॉरी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। अब ध्यान दो, इधर पे पहले ना टेन थीटा आता और एक बार म्यू एस आया था, तो वो दोनों को मैंने कंबाइन किया ना, जब फ्रिक्शन भी लूँ और बेंडिंग भी लूँ, बैंकिंग भी लूँ, देन वी आर गोइंग टू गेट दिस फॉर्मूला। सपोज इफ म्यू एस इज 0, जस्ट सपोज वन कंसेप्ट, इफ म्यू एस इज 0, अगर म्यू एस में यहां पर 0 पुट कर दो, फ्रिक्शन नहीं है, सपोज फ्रिक्शन हमेशा रहेगा, जस्ट आई एम प्रूविंग दिस फॉर्मूला। सपोज क्योंकि फ्रिक्शन अनरिलायबल है तो गवर्नमेंट ज्यादा उस पर डिपेंड नहीं कर रही थी, उसको इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ, सो म्यू एस अगर 0 पुट कर दो, व्हाट वी विल गेट, वी का फॉर्मूला आर जी टेन थीटा, वी आर गोइंग टू गेट दिस फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। देखो 0 पुट कर दो तो आपको वी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा आएगा, और इसको बोलते हैं ऑप्टिमम स्पीड। ओ लिख दे रहा हूं, ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम मीन्स इतना एवरेज स्पीड रखो आप
70 60 जो भी आपको 90 बताया जा रहा है, स्पीड लिमिट जो दिया रहेगा बोर्ड पे इतना ऑप्टिमम रखो, इससे ये सेफेस्ट स्पीड है, एकदम सेफेस्ट, इस पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अगर इसको एक्सक्लूड करोगे then banking of road will not be able to help you and there is a lot of chance of accident. Okay, so hope so everything is clear. Fine.